नमस्कार, जय हिंद प्यारे दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल लर्न विथ डीएस सर पर। साथियों, आज की इस क्लास में हम एक बार फिर आप सभी के लिए लेकर के हाजिर हो चुके हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम 2024 के लिए रीजनिंग का एक बेहतरीन प्रैक्टिस सेट। साथियों, आज की इस क्लास में हमारा रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 42 यानी कि 42वें नंबर का प्रैक्टिस सेट रहेगा। और इससे पहले के दोस्तों, यदि आपने पिछले 41 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप पिछले पार्ट को भी जा कर के देखिएगा। वहाँ पर भी हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से रीजनिंग को एकदम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से सॉल्व किया है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज की इस क्लास की। तो आज की इस क्लास में हमने कुछ बहुत ही प्यारे से प्रश्न शामिल किए हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार से प्रश्न रहेंगे जैसे कि प्रश्न नंबर 14, जिसमें कहा गया है निम्नलिखित में से अगली आकृति क्या होगी। यहाँ पर आपको ये एक सीरीज के रूप में आकृति दी गई है और इसी में एक अगली आकृति आएगी, वो ज्ञात करनी है। इसके अतिरिक्त हम क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, जिसमें लिखा है मरीज का और नर्स और अस्पताल, यानी कि 3 शब्द दिए गए हैं और इन तीनों शब्दों के बीच में हमें सही वेन आरेख ज्ञात करना है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस प्यारी सी क्लास को। उससे पहले आपको एक जानकारी दे दें, यदि साथियों आप इस क्लास का पीडीएफ चाहते हैं, अगर आप इसके क्लास के पीडीएफ से प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इस तरह की जो भी क्लासेस करवाई गई हैं उन सभी का जो पीडीएफ है वो मिलेगा आप लोगों को डीएस सर ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप पर। यहाँ पर साथियों आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जैसे ही आप क्लिक करेंगे सीधे टेलीग्राम में पहुँच जाएंगे। तो आप टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें, वहाँ से अपनी पीडीएफ के माध्यम से प्रैक्टिस करें। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को और एक अपना वही जादुई आंकड़ा आपको एक बार फिर से दिखा देते हैं। अभी भी ऐसे 60% साथी हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। भैया, आप लोग क्लास देखते हो, आप लोगों से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग एक बार से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे हमारी पूरी टीम को मोटिवेशन मिलता है। जो भी हम इस तरह की आप लोगों के लिए क्लास प्रोवाइड करवाते हैं उसमें हमें और अच्छे अच्छे कंटेंट लाने के लिए हौसला प्रदान करता है अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आपसे निवेदन है कि आप इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, जिन साथियों ने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उनकी संख्या 40% है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग सेशन को एक बार जल्दी से लाइक कर दीजिए, कुछ ही नैनो सेकंड का समय लगेगा, और एक बार से दोस्तों में सेशन को शेयर करके भी आइए। चलिए तब तक हम शुरू करते हैं आज की अपनी इस क्लास को। पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न कहा गया है निम्नलिखित प्रश्न में पहले शब्द का दूसरे शब्द से जो संबंध है वही संबंध तीसरे शब्द का चौथे से ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं। देखो, कहा गया है जो जल है इसका संबंध किससे है? संवहन से है। किससे है साथियों? जल का संबंध है संवहन से। और हमें बताना है अंतरिक्ष का। किसका बताना है भाई? अंतरिक्ष का बताना है। बता दो साथियों, इसका उत्तर क्या बनेगा? चलिए देखो, यहाँ पर बात हो रही है जल का संवहन से कैसे संबंधित है। तो याद रखेंगे, जल में जो ऊष्मा होती है, जल में जब ऊष्मा जाती है, क्या जाती है साथियों? ऊष्मा। ठीक है, ऊष्मा जब जाती है जल में तो ये संवहन के माध्यम से जाती है। ठीक उसी प्रकार जब ये ऊष्मा अंतरिक्ष में जाती है तो उसके जो जाने का माध्यम है वो माध्यम प्यारे दोस्तों विकिरण कहलाता है। क्या कहलाता है? विकिरण कहलाता है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर बनेगा वो साथियों विकल्प नंबर डी बन जाएगा, जिसमें दिया गया है विकिरण। क्या दिया है? विकिरण दिया है। यही हमारा उत्तर है। देखो, जल में जिस प्रकार से ऊष्मा जाएगी उसका जो नाम है संवहन है, उसी प्रकार अंतरिक्ष में जब ऊष्मा जाती है तो उसका नाम विकिरण है। और आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि जो सूर्य के प्रकाश की किरणें हैं वो पृथ्वी पर विकिरण के माध्यम से आती हैं। ठीक है, ऐसा पढ़ा होगा। तो ये आपका उत्तर विकल्प नंबर डी बनेगा। अगले प्रश्न में आ जाइए। कहा गया है साथियों, एक किसी सांकेतिक भाषा में फायर को ये लिखा जाता है, मूव को ये लिखा जाता है। तो दोस्तों कोड बताना है, ओवर का क्या हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसको। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखो, यहाँ पर सबसे पहले तो फायर लिखा है, FI, उसके बाद R, फिर क्या है? E है। ठीक है, ये रहा हमारे पास फायर। और इसको साथियों क्या लिखा गया है तो अच्छे से देखेंगे। क्या लिखा है? आप बोलेंगे सर इसको सबसे पहले Q लिखा है, Q के बाद में H लिखा है, H के बाद में O लिखा है, O के बाद में E लिखा है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर फायर को ये लिखा गया है। उसी प्रकार आगे देखेंगे तो साथियों आप बोलेंगे अब हमारे पास है मूव। क्या है? मूव, MOVE, ये रहा मूव। और मूव को क्या लिखा गया है तो इसे याद रखेंगे। देखो, मूव के अगर बात आती है किसकी?
अगर मूव की बात आती है तो मूव को साथियों क्या लिखा है, इसको लिखा है तो बोलेंगे जेड। क्या लिखेंगे, जेड लिखेंगे। उसके बाद एम है, उसके बाद में डब्लू है और डब्लू के बाद में ई है। ठीक है, ये लिखा गया है। लेकिन दोस्तों इसी प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि जो ओवर है, क्या है ओवर, OVER। ठीक है, क्या है OVER। तो दोस्तों इसका कोड बताना है। भैया ओवर का कोड बता सकते हो आप लोग, आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल। कैसे बता सकते हैं, देखो यहाँ पर, देखो ओ यहाँ पर है, वी यहाँ पर है, ई यहाँ पर है, OVE यहाँ भी है। भैया इसके सामने जो जैसा कोड है वैसा ही हम प्रस्तुत कर देते हैं। जैसे हमने देखा OVE के सामने क्या लिखा था भैया, इसके सामने लिखा था MWE। क्या लिखा था, MW और E। ठीक है, इस तरह से। और R के सामने क्या था, तो साथियों हम पहली बार में देखने जाएंगे, पहले वाले में तो फायर में R मिल रहा है और R के सामने लिखा है साथियों क्या, तो बोलेंगे O। क्या लिखा है, O। तो इस तरीके से ओवर का जो कोड आएगा वो आ जाएगा साथियों M, उसके बाद में W और उसके बाद में E फिर O। तो बताओ ऐसा कौन सा विकल्प है साथियों, इसका उत्तर बनेगा MWEO। तो देखेंगे साथियों विकल्प नंबर 2 में है और इस प्रश्न का जो उत्तर बनेगा वो विकल्प नंबर 2 बन जाएगा। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न में क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। शुरुआत में कुछ आसान प्रश्न शामिल हैं, उसके बाद में कंटेंट के हिसाब से बेहतरीन प्रश्न भी आपको आगे मिलेंगे। कहा गया है दोस्तों यदि लीड को छड़ी कहा जाता है, यह भी कोडिंग डिकोडिंग में सांकेतिक भाषा का प्रश्न है। कह रहा है दोस्तों यदि लीड को छड़ी कहा जाता है, छड़ी को निब कहा जाता है, निब को सुई कहा जाता है, सुई को रस्सी कहा जाता है, रस्सी को धागा कहा जाता है, तो लिखने के लिए एक कलम में क्या फिट होगा। भैया बात करते हैं एक कलम की, यानी अपने पेन की। तो जिस पेन से आप लिख रहे हो बताओ उसमें लिखने के लिए कलम में नीचे क्या फिट है, बताओ जल्दी से। तो आप बोलेंगे जिसे हम कहते हैं सर छर्रा, छर्रा चला गया। हकीकत में वो छर्रा नहीं होता है, वो साथियों कहलाती है निब। छर्रा जिसमें सेट होता है वो प्यारे दोस्तों पूरा का पूरा सेट क्या कहलाता है, निब। लेकिन इस प्रश्न में जो निब है उसको बोला है निब को सुई कहा जाता है। तो प्रश्न के अनुसार लिखने के लिए हम प्यारे दोस्तों सुई का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे, सुई का। इस बात को याद रखेंगे, क्योंकि वैसे तो हम लिखने के लिए निब का प्रयोग करते हैं, लेकिन भैया प्रश्न में निब को क्या बोला है, सुई। तो इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा विकल्प नंबर सी, सुई आपका सही जवाब है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में क्वेश्चन नंबर 4 एक महत्वपूर्ण प्रश्न है श्रृंखला से संबंधित। कहा गया है दोस्तों निम्नलिखित प्रश्न श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पर हमें मिसिंग टर्म ज्ञात करना है। तो देखो सबसे पहले क्या लिखा है, 198 लिखा है, उसके बाद में साथियों 194 लिखा है, उसके बाद में साथियों 185 लिखा है। ठीक है, और उसके बाद में 169 लिखा है और आगे क्या है, क्वेश्चन मार्क है। तो देखो साथियों इसको क्या कर सकते हैं, इसमें अगर आप गौर से देखें तो कुछ क्रम के रूप में नंबर घट रहे हैं, कुछ थोड़े नंबर हैं परंतु क्रम के रूप में घट रहे हैं। तो पहली बार में देखते हैं साथियों यहाँ पर 4 घट गया है। अगली बार में देखो कितना घटा है, तो आप बोलेंगे यहाँ पर 4 एक्स्ट्रा 5 4 9, यहाँ पर 9 घटा है। ठीक है, माइनस का हो रहा है, माइनस का 4 माइनस का 9। आगे देखने जाओगे तो कितना हो रहा है भैया, आगे देखने जाओगे तो यहाँ पे 5 ये बढ़ जाएगा और 11 वो 16, यानी कि अगली बार में 16 घटा है। क्या घटा है साथियों, 16 घटा है। तो भाई अगली बार में क्या घटना चाहिए मुझे ये बता दो। तो प्यारे दोस्तों मैं आपको एक लॉजिक बताता हूँ। यहाँ पर प्यारा सा लॉजिक है, पहले तो 2 की पावर 2 घटा है, फिर 3 की पावर 2 घटा है और यहाँ पर 4 की पावर 2 घटा है। तो अगली बार में वो साथियों हमारा 5 की पावर 2 घटेगा और 5 की पावर 2 का मतलब होता है साथियों 25 घटेगा। जैसे ही 169 में हम 25 घटाएंगे तो साथियों इस प्रश्न का जो उत्तर आ जाएगा वो आ जाएगा आप लोगों का 144। क्या आ जाएगा, 144 आ जाएगा। इस बात को याद रखेंगे। और 144 को देखते हैं तो विकल्प नंबर डी में है, तो इस प्रश्न का जो उत्तर बनेगा विकल्प नंबर डी। ठीक है, अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, जल्दी से बताओ क्या समझ में आया। तो आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल आसान प्रश्न था। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में बताइए, इसमें बता दो साथियों ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कहा गया है नीचे दी गई श्रृंखला में गलत पद को ज्ञात करो। यहाँ पर प्यारे दोस्तों एक सीरीज है और इसमें हमें गलत पद यानी कि जो आपका रॉन्ग टर्म है वो बताना है। तो देखो साथियों कैसे देख सकते हैं, यहाँ पर 196 है, इसके बाद में 169 है। ठीक है, आगे देख, एक मिनट, यहाँ पर 196 के बाद क्या है 169, फिर 144 है, आगे साथियों 121 है और इसके बाद में आगे 101 है। तो बताओ इसमें से गलत क्या है साथियों, क्या आप बता सकते हो इसमें से क्या गलत है। तो मैं आपको देखो बताता हूँ। यहाँ पर ये जो 196 लिखा है यानी 196, ये प्यारे दोस्तों 14 की पावर 2 है। उसी प्रकार यहाँ पर 169 जो है ये साथियों 13 की पावर 2 है। ठीक है, क्या है, ये 13 की पावर 2 है। इस बात को याद रखेंगे। इसके बाद 144 को देखते हैं तो ये साथियों 12 की पावर 2 है
और आगे 121 को देखेंगे तो ये साथियों 11 की पावर 2 है। परंतु 101 तो किसी भी संख्या का पावर होता ही नहीं है। इसके स्थान पर यदि 100 आता तो ये सीरीज का क्रम बनता 10 की पावर 2। परंतु प्यारे दोस्तों 100 के स्थान पर क्या आया है, 101 आया है, जो कि गलत पद है। तो आप क्या बोलेंगे, इस श्रृंखला में जो गलत पद है वो साथियों विकल्प नंबर 1 101 है और इस प्रश्न का उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी कोडिंग से ही संबंधित है। चलिए देखिए, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम के लिए। कह रहा है दोस्तों, यदि ई को हम 5 लिखते हैं, होटल को 12 लिखते हैं, तो लैम्ब का कोड क्या होगा। साथियों एक अच्छा प्रश्न है, अच्छे से देखिएगा। देखो यहाँ पर ई लिखा है, ई बराबर में क्या लिखा है भैया, 5 लिखा है। उसके बाद में यहाँ पर हम आगे देखेंगे तो होटल है, क्या है साथियों, होटल, HO, उसके बाद T, फिर E और L, ये रहा होटल। और होटल को क्या लिखा है, 12। लेकिन दोस्तों हमें यहाँ पर इसका कोड तो बताना नहीं, हमें कोड बताना है लैम्ब का। सबसे पहले तो ये कोडिंग करेंगे, ये डिकोड करेंगे कि दोस्तों इसको लिखा कैसे गया है। तो आप अच्छे से समझिए इसका लॉजिक क्या है। पहले वाले का लॉजिक देखो, जो ई होता है साथियों, ई का जो स्थानीय मान होता है, ये जो ई है इसका स्थानीय मान 5 होता है। क्या होता है, 5। और भैया ई अकेला लेटर है, इसलिए मैं इसमें 1 से भाग लगाऊंगा तो ये हमारा 5 आ जाएगा। देखो गौर से समझो, ई का स्थानीय मान 5 है, चूंकि ई एक लेटर है तो इसलिए मैंने 1 से भाग लगाया तो बराबर में हमारा 5 आ गया और वही 5 यहाँ पर लिखा गया है। इसके बाद होटल को देखो भैया, होटल को देखने जाते हैं सर तो यहाँ पर H 8 पर होता है और दोस्तों यहाँ पर आगे देखेंगे O 15 पर होता है, T हमारा 20 पर होता है, E 5 पर होता है और L 12 पर होता है। भाई सभी को जोड़ लो, पहले सभी को जोड़ने जाओगे तो 12 5 17, 17 20 37, 37 और 15 जोड़ेंगे तो 52, 52 और 8 60 होता है। क्या होता है, 60। तो देखो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे साथियों, यहाँ पर 60 लिख देंगे, 60 लिख देंगे। चूंकि होटल में जो लेटरों की संख्या है वो 5 है तो मैं 5 से भाग लगा दूंगा। जैसे ई में अकेला ई लेटर था तो इसलिए मैंने 1 से ही भाग लगाया था, लेकिन होटल में 5 लेटर हैं तो 5 से भाग लगाऊंगा। तो साथियों 5 से भाग लगाने पर हमें 12 प्राप्त होगा और यही 12 होटल में इसी प्रकार से लिखा गया है। अब आप समझ गए होंगे कि लैम्ब का कोड क्या होगा। भैया L होता है 12 पर, प्लस में A 1 पर होता है, M 13 पर होता है और B कितने पर होता है, तो साथियों 2 पर होता है। इन सभी को अगर आप जोड़ोगे तो 12 13 25 3 28, ठीक है 28 आ जाएगा। और भाई लैम्ब में लेटर कितने हैं, तो 4, 4 से भाग लगा देंगे तो इस प्रश्न का जो उत्तर बनेगा साथियों वो बनेगा 7। क्या बनेगा, 7। और 7 हमें विकल्प नंबर डी में है दिया तो यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। जल्दी से बताओ क्या ये समझ में आया। देखो जो भी करना है स्थानीय मान लिखो, उसके बाद जितने लेटर दिए गए हैं उनकी संख्या से भाग लगा दो, उत्तर हमारा इस प्रकार से आ जाएगा। तो लैम्ब के लिए हम क्या लिखेंगे, 7 लिखेंगे, यही हमारा सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। ब्लड रिलेशन का एक महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों, ब्लड रिलेशन में जिनको भी दिक्कत होती है अच्छे से देख लेंगे। देखो बोला है पी के पिता क्यू, पी के पिता क्यू बी के चाचा हैं। तो प्यारे दोस्तों गौर से समझो, जो पी है, जो हमारा पी है, पी के पिता कौन है भाई, पी के पिता जो क्यू है, पी के पिता कौन है, क्यू है। मैं इसको पिता बना देता हूं, पिता के लिए प्लस लगाएंगे, यानी कि हम हमेशा हमने बताया है जो मेल होता है यानी पुरुष, पुरुष के लिए प्लस और फीमेल यानी जो महिला होगी उसके लिए माइनस का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर पिता है तो इसके लिए मैंने क्या लगाया, चूंकि पुरुष है तो प्लस लगा दिया। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। इसके बाद बोला है पी के पिता क्यू बी के चाचा हैं। किसके चाचा हैं साथियों, याद रखेंगे बी के चाचा। भाई ये बी के चाचा कैसे बनेंगे, जब बी का कोई पिता यहाँ पर होगा, बी का कोई पिता यहाँ पर होगा और वो पिता क्या होगा, क्यू का भाई होगा। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे, तभी तो बी के चाचा बनेंगे। आप बोलेंगे हाँ, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। इसके अलावा अब देख लो, ठीक है 1 मिनट, इसके अलावा अब देख लो आप लोग, यहाँ पर क्या बोला है, पी के पिता क्यू बी के चाचा हैं और ए के पति एम पी के चाचा हैं। भैया ए के जो पति हैं, ए के पति जो एम हैं, प्यारे दोस्तों गौर से देखो, मैं यहाँ पर इनकी शादी करवाने का प्रयास करता हूँ, बी के पिता की और एम की। जो ए है, ए के पति मतलब ए का पति, अगर एक महिला है ए तो इसका पति बनेगा ना, कोई महिला होती है तभी तो पति बनता है। आप बोलेंगे हाँ, तो ए एक महिला है, उसी में बोला है ए के पति एम, तो ए के जो पति होंगे एम की शादी करवानी पड़ेगी, पति के लिए प्लस लगाएंगे। ए के पति एम पी के चाचा हैं, तो गौर से देखो यहाँ पर ए के जो पति हैं
वो एम हैं और ये चाचा किसके हो जाएंगे, पी के हो जाएंगे। इस बात को याद रखेंगे। प्रश्न में बोला है ए बी से किस प्रकार संबंधित है। देखो से लगा है साथियों किसके साथ, बी के साथ। किसके साथ, सी से लगा है बी के साथ। तो बी क्या बोलेगा, बी बोलेगा मेरे पप्पा और मेरे पप्पा की जो पत्नी होगी वो मेरी माँ होगी। क्या होगी साथियों, माँ होगी। इस बात को याद रखेंगे। देखो एक बार फिर से समझो, प्रश्न में जो भाषा है वही इसकी इंपॉर्टेंट होती है। बोला है पी के पिता क्यू, तो मैंने कहा अच्छे से कलर चेंज कर लेते हैं। पी के पिता क्यू बी के चाचा हैं, तो मैंने कहा बी के चाचा। बी के चाचा कैसे बनेंगे, जब बी के यहाँ पे कोई पप्पा आएंगे और पप्पा का जो भाई होगा वही तो चाचा बनेगा। आप बोलेंगे हाँ। इसके बाद बोला है ए के पति एम, किसके भैया, ए के जो पति हैं वो एम हैं और किसके चाचा हैं, तो पी के चाचा हैं। आप बोलेंगे बिल्कुल सही है। अब प्रश्न में उसने हमसे ये पूछ लिया कि जो ए है वो बी से किस प्रकार संबंधित है। से लगा है बी के साथ, तो बी क्या बोलेगा, बी बोलेगा पिता की पत्नी हमेशा माँ होती है। और इस प्रश्न का उत्तर विकल्प नंबर डी एक बार फिर से आ जाएगा। इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। कैलेंडर का एक महत्वपूर्ण प्रश्न होगा क्वेश्चन नंबर 8। देखिए कहा गया है यदि बीते हुए कल से पहले का दिन, यदि बीते हुए कल से पहले का दिन गुरुवार था तो रविवार कब होगा। तो साथियों ऐसे कैलेंडर के प्रश्न के लिए हमें एक बात याद रखनी होती है, हम सबसे पहले आज को लिखते हैं। किसको लिखते हैं, आज को। तो मैंने कहा हमने आज लिख लिया। अब कह रहा है बीते हुए कल से पहले का दिन, तो भैया अगर आज यहाँ पर है तो आगे आने वाला कल होता है और आगे आने वाला परसों होता है, जबकि पीछे बीता हुआ कल होता है और बीता हुआ परसों होता है। तो अब गौर से देखो, अगर मैं इसमें बाईं ओर जाऊंगा, कहाँ पर, बाईं ओर, इस दिशा में जाऊंगा तो ये हमारा बीता हुआ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बीता। और जबकि दाईं ओर जाऊंगा तो ये हमारा हो जाएगा साथियों आने वाला। कौन सा हो जाएगा, आने वाला। तो बोला है बीते हुए कल, मतलब बीता हुआ कल यहाँ पर के पहले का दिन गुरुवार था। के पहले का जो दिन है वो क्या था साथियों, याद रखेंगे गुरुवार था। क्या था, गुरुवार था। अब उसने ये पूछा है कि रविवार कब होगा। भैया बीते हुए कल के पहले गुरुवार था, तो कल क्या रहा होगा बीते हुए में, गुरुवार के बाद भाई शुक्रवार रहा होगा। और बात कर लेता हूं आज की, तो आज क्या है सर, शनिवार रहा होगा। अगले दिन क्या होगा भैया, रविवार होगा। तो यहां पर ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अगले दिन रविवार। उसने पूछा रविवार कब है, तो मैंने कहा आज, और आज के अगले दिन, आज के अगले दिन, आने वाला दिन, यानी कि कह सकते हैं आने वाला जो कल है वो हमारा रविवार होगा। इस तरह से आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। ऐसा प्रश्न जब भी आए तो साथियों आप हमेशा याद रखो, आपको सबसे पहले क्या रखना है, आज रखना है। आज को रख लेंगे तो आने वाला कल, आने वाला परसों, बीता हुआ कल, बीता हुआ परसों। लेकिन उसने बोला है बीते हुए कल के पहले, अर्थात बीते हुए परसों का दिन गुरुवार था तो बीता हुआ कल शुक्रवार और आज का दिन शनिवार, तो आने वाला कल क्या हो जाएगा, रविवार हो जाएगा। इस तरह से विकल्प नंबर सी उत्तर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 9 में आइए, क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 हो चुका है हमारा, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें बोला है कोई छड़ी दरवाजा नहीं है। साथियों कथन निष्कर्ष है, इसको हम आरेख के माध्यम से समझेंगे। बोला है कोई छड़ी, मैं मान लेता हूं यहां पर कोई भी जो छड़ी है, जो छड़ी है ये क्या नहीं है भैया, छड़ी की लड़ाई करवा दो दरवाजा से। किससे, दरवाजा से। तो मैं यहां पर लिख देता हूं D4 दरवाजा। ठीक है, कोई छड़ी दरवाजा नहीं है। अब आगे बोला है दूसरे वाले में सभी दरवाजे पेन हैं। जितना भी दरवाजा का पार्ट है वो सारा का सारा क्या है, याद रखेंगे पेन है। ठीक है, इस तरह से समझेंगे। एक मिनट, जितना भी हमारा दरवाजा है वो क्या है, वो सारा का सारा, एक मिनट यार, जितना भी दरवाजा है वो सारा का सारा क्या है, पेन है। इस बात को याद रखेंगे। इसके बाद बोला है कुछ पेन घर हैं, तो पेन का कुछ पार्ट क्या हो जाएगा भैया, घर हो जाएगा। तो मैं मान लेता हूं पेन का ये जो इतना इतना सा पार्ट है, ये वाला पेन का पार्ट, ये क्या हो जाएगा साथियों, ये हमारा घर हो जाएगा। ठीक है, तो पेन, इसको थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, वो मिट गया है। ठीक है, यहाँ पर बोला था सभी दरवाजे पेन हैं, कुछ पेन घर है, तो मैंने बना दिया। लेकिन पहले कथन में बोला था कोई छड़ी दरवाजा नहीं है। अब देखिए साथियों यहाँ पर देखते हैं निष्कर्ष नंबर 1 को। ठीक है, निष्कर्ष नंबर 1 को देखिए, बोला गया है कोई छड़ी घर नहीं है। भाई मुझे बताओ, छड़ी यहाँ पर है, घर यहाँ पर है, क्या इनका संबंध बन पा रहा है। आप बोलेंगे नहीं बन पा रहा है। तो क्या आप कह सकते हो कि कोई छड़ी घर नहीं है। क्या कथन में ऐसा कहीं बोला है कि कोई छड़ी घर नहीं है? भैया ऐसा तो कहीं नहीं बोला। कथन में तो उसने ये बोला था कि कोई छड़ी दरवाजा नहीं है। तो आप कैसे निष्कर्ष निकाल सकते हो कोई छड़ी घर नहीं है? हो सकता है घर हो सकता है ना हो, इस कारण पहला वाला गलत है। अब साथियों बोला है
कुछ पेन दरवाजे हैं। मुझे ये बताओ क्या कुछ पेन का पार्ट D4 दरवाजा में आ रहा है? आप बोलेंगे जब बाहर से अंदर की ओर आते हैं तो कुछ वाला पार्ट हमेशा सही होता है। मैं मान लेता हूँ मेरे पास इतना बड़ा सा आम है, उसमें से मैंने इतना आम काट लिया, तो बताओ इतने बड़े से आम में कुछ पार्ट इस आम का होगा? आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल सही बात है। तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि कुछ पेन का जो बाहर वाला पार्ट है वो जब अंदर की ओर जाते हैं तो कुछ वाला सही होता है, तो दूसरा वाला सही हो जाएगा। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं यदि केवल दो निष्कर्ष निकलता हो, ओनली सेकंड कंक्लूजन आर राइट। इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। कथन और धारणा से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न, साथियों अच्छे से पढ़ेंगे। बोला है कथन, ए की बी को सलाह, ए ने बी को सलाह दी अमृतसर से होकर जम्मू जाओ, सबसे छोटा मार्ग है। भाई ए नाम का जो शख्स है उसने बी को सलाह दी कि अमृतसर होकर जम्मू जाओ तो सबसे छोटा मार्ग है। अब धारणा निकल के आती है यहाँ पर पहले नंबर की। पहले नंबर में धारणा में कह रहा है कि बी जम्मू जाने की इच्छा रखता है। मुझे बताओ क्या बी जम्मू जाने की इच्छा रखता है? तो आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल। भैया अगर बी जम्मू जाने की इच्छा नहीं रखता तो ए उसे सलाह देता ही क्यों कि अमृतसर से होके जाओ, सस्ता पड़ेगा या सबसे छोटा मार्ग है। अगर बी जम्मू जाने की इच्छा ना रखता तो ए क्यों सलाह देता? तो आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल सही है। तो इससे हम तर्क अपनी धारणा निकाल सकते हैं कि बी जम्मू जाने की इच्छा रखता है, इसलिए ए ने उसको सलाह दी है कि जम्मू जाओ। कहाँ से? अमृतसर से, तो सबसे छोटा मार्ग पड़ेगा। तो पहली वाली धारणा सही है। अब कह रहा है दोस्तों ए हर किसी को सलाह देता है। मुझे बताओ कथन में ऐसा कहीं लिखा है कि ए हर किसी को सलाह देता है या एक ही हर कोई सलाह मानता है? ऐसा कहीं पे लिखा है? तो आप बोलेंगे नहीं लिखा है। और साथियों कथन के अनुसार यहाँ पर नहीं लिखा है तो हम दूसरी धारणा बिल्कुल भी नहीं निकाल सकते। ऐसा थोड़ी है ना कि ए फ्री में हो, हर किसी को फालतू में सलाह देता फिरे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो दूसरी वाली धारणा गलत है। ओनली केवल कह सकते हैं धारणा एक निहित है। क्या कह सकते हैं? ओनली एक धारणा निहित है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 11, आइए जल्दी से बताइए इसका उत्तर क्या होगा। साथियों बोला गया है, क्या बोला है? 3 के विपरीत संख्या क्या है यदि एक ही पासे की 4 अलग अलग स्थितियां नीचे दिखाई गई हैं? जल्दी से बताओ। यहाँ पर एक ही पासे की 4 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं, तो 3 के विपरीत क्या है? 3 कहाँ पर है? जल्दी से पकड़ो। एक जगह तो 3 ये मिल रहा है, एक जगह 3 ये मिल रहा है, एक जगह 3 ये मिल रहा है। तो ऐसे प्रश्न को करना आसान होता है भाई। क्यों होता है? क्योंकि मैंने आपको एक लॉजिक बताया है, यदि याद हो कुछ साल पहले, कुछ दिन पहले, ठीक है, कुछ दिन पहले मैंने आपको एक लॉजिक बताया है। क्या लॉजिक है भैया? ना तो एक साथ कभी भी विपरीत जो आकृतियां होती हैं वो छिप सकती हैं और ना ही एक साथ कभी भी विपरीत जो होती है वो दिख सकती हैं। तो कहने का मतलब है अगर 3 के साथ में 1 दिख रहा है ये तो विपरीत होगा नहीं, मतलब ये बनेगा नहीं। 3 के साथ में 5 दिख रहा है ये भी विपरीत नहीं होगा, तो ये भी नहीं बनेगा। 3 के साथ में साथियों 6 दिख रहा है, क्या ये विपरीत होगा? आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं होगा भैया। 3 के विपरीत में जो होगा वो 7 में तो दिखेगा नहीं, क्योंकि ये इस दिशा में आएगा, कुछ इस दिशा में। तो आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल सही है। तो 6 वाला ऑप्शन काट दो, 3 के विपरीत 6 बनेगा ही नहीं। इसके बाद देखो 3 के साथ में क्या दिख रहा है? 2 दिख रहा है। 3 के साथ में क्या दिख रहा है? 2 दिख रहा है। तो भैया 3 के साथ में 2 दिख रहा है तो ये तो अपोजिट बनेगा नहीं, तो विकल्प नंबर डी को भी काट दो। किसको? विकल्प नंबर डी को भी काट दो। अब मुझे बताओ क्या साथी 3 के अपोजिट 3 हो सकता है कभी? ये तो मैंने पिछली क्लासेस में भी बताया है कि जो संख्या अपोजिट पूछी जाती है वो कभी भी स्वयं के अपोजिट नहीं होती है, तो ये वाला भी गलत है, काट दो। तो हम बाई ऑप्शन कर सकते हैं, विकल्प नंबर बी हमारा सही उत्तर है। 3 का अपोजिट क्या बनेगा साथियों? 4 बनेगा। इसका कारण क्या है? मैंने एक लॉजिक बताया है, वो लॉजिक ये है कि विपरीत जब भी नंबर पूछे जाते हैं वो ना तो कभी एक साथ छिप सकते हैं और ना ही एक साथ कभी दिख सकते हैं। तो भाई 3 के साथ में 2 दिख रहा है, मैंने कहा नहीं बनेगा। 3 के साथ में 6 दिख रहा है, मैंने कहा नहीं बनेगा। और 3 के साथ में 5 दिख रहा है, मैंने कहा नहीं बनेगा। और 3 के साथ में कभी 3 अपोजिट होता ही नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हम अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जाएंगे, तो विकल्प नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर। लेकिन अब बहुत सारे स्टूडेंट ये कहेंगे सर आपने ऑप्शन से बता दिया, इसका बेसिक क्या होता है? तो भैया मैं कह रहा हूँ कि आप 2 पासे पकड़ो, 2 ऐसे पासे पकड़ो जिनमें से कुछ नंबर कॉमन हो। तो आप बोलेंगे हाँ पहला और दूसरा पकड़ लेते हैं जिसमें हमारा 2 और 2 कॉमन है। तो मैं क्या कर रहा हूँ साथियों, 2 को 2 के अपोजिट रखता हूँ और यहाँ से घुमाऊंगा क्लॉकवाइज। तो पहले में क्लॉकवाइज घुमाएंगे 6, दूसरे में क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो 5, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पर आगे क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो 3 हो जाएगा, और यहाँ पर आगे क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से भी हम कह सकते हैं 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा साथियों? 4 हो जाएगा, जो कि विकल्प नंबर बी में है। यही हमारा सही उत्तर है। अगले प्रश्न में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 12 बोला गया है साथियों, यदि हैशटैग का अर्थ घटाव है, एंड का अर्थ भाग है, एट द रेट का अर्थ जोड़ है और परसेंटेज का अर्थ गुणा है तो बताओ
इसका समीकरण का उत्तर क्या होगा। चलिए गौर से देखो, मैं इसको एक एक करके लिख देता हूँ। सबसे पहले तो मेरे पास में 505 है, क्या है 505, और एंड का मतलब भाग है, तो मैं लगे हाथ इसमें भाग लगा देता हूँ 5 से, ठीक है। उसके बाद हैशटैग का अर्थ घटाव है, तो फिर मैं यहाँ पर माइनस लगा दूंगा। उसके बाद 4 लिख देता हूँ। एट द रेट का जो अर्थ है वो साथियों क्या है, जोड़ है, तो यहाँ पे जोड़ देना है। इसके बाद 20 हो जाएगा, और परसेंटेज का अर्थ गुणा है तो गुणा कर देंगे, ठीक है, इस तरह से। और साथियों हमने आपको बताया है जब भी ऐसा क्वेश्चन आए गणितीय समीकरण का, तो वहां पर हमेशा क्या लगाएंगे, बोर्ड मास, BODMAS, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एड सब्ट्रैक्ट। तो भैया सबसे पहले ब्रैकेट फिर ऑफ फिर डिवाइड, तो ब्रैकेट ऑफ है नहीं तो सीधा डिवाइड कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, डिवाइड, यानी कि भाग सीधा लगाओ। तो कितनी बार में जाएगा, तो आप बोलेंगे 5 एकम 5, ठीक है, 5 एकम 5, फिर 0, फिर 5 एकम 5, 101 हो जाएगा, फिर माइनस का 4, और यहाँ पर गुणा हो जाएगा, डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई होता है, तो 20 पंचे 100, इस तरह से। अब क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ऐड हो जाएगा तो साथियों हमारे पास 201 आएगा, 201 में हमारा 4 घट जाएगा, तो इस प्रश्न का उत्तर बनेगा 197। क्या बनेगा साथियों, 197 बनेगा, विकल्प नंबर 3 में है, यही हमारा सही जवाब है, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में आइए, कहा गया है साथियों, यहाँ पर दोस्तों आपका वर्ड फॉर्मेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे। वर्ड फॉर्मेशन का मतलब है यहाँ पर कौन से शब्द बन सकते हैं अथवा नहीं बन सकते, ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। तो कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या पूछा है, कौन सा लेटर है जो नहीं बना सकते हैं। तो सबसे पहले देखो कैपेबिलिटीज लिखा है, क्या लिखा है, CAPA, उसके बाद क्या है BI, ठीक है, CAPABI, उसके बाद LI, उसके बाद में क्या है TI और ES, ठीक है, इस तरह से। ये हो गया हमारा कैपेबिलिटीज, ठीक है। अब इसमें बोला है कि हम बना सकते हैं, पहला वाला प्लेट बना सकते हैं, जल्दी से बताओ। P, उसके बाद L, उसके बाद A, फिर T और E। हाँ भैया प्लेट बना सकते हैं, मतलब पहला वाला बन जाएगा। प्लाईएबल बना सकते हैं P, ठीक है, PLIAB, और उसके बाद क्या हो जाएगा LIA, PLIA BLE, ठीक है। क्या दोस्तों 2 बार L आया है, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है भाई। प्लेट तो बना सकते हैं लेकिन इसमें तो 2 बार L आ गया। और कैपेबिलिटीज को अगर देखेंगे तो केवल 1 बार L है, तो भैया यहाँ पर ये नहीं बना सकते। प्लाईएबल तो नहीं बना सकते क्योंकि इसमें क्या है 2 बार L है, 2L दे रखा है, लेकिन कैपेबिलिटीज में एक ही L है, तो ये नहीं बनेगा। प्लेट देख लो, प्लेट बनेगा PA, उसके बाद LA, फिर TE, तो भैया विकल्प नंबर 3 बन जाएगा। क्या हो जाएगा, ये वाला 3 बन जाएगा। अगर हम देखते हैं विकल्प नंबर 4 को, ठीक है, 3 तो बन जाएगा। अगर हम 4 को देखते हैं PA और YA, तो भैया PA, लेकिन YA नहीं मिल रहा है यार, Y भी नहीं मिल रहा है, यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। विकल्प नंबर 4 में तो Y है, लेकिन यहाँ पर कैपेबिलिटीज में Y है ही नहीं, तो इस कारण आप क्या बोलेंगे, ये वाला भी नहीं बनेगा। क्या है, जो विकल्प नंबर 4 है साथी, ये भी नहीं बनेगा। तो आप बोलेंगे 2 ऐसे विकल्प हैं, 2 और 4, विकल्प नंबर 2 और विकल्प नंबर 4 ऐसे विकल्प हैं जो क्या है, नहीं बन सकते हैं। तो इसका आंसर आप लगाएंगे 2,4। क्या लगाएंगे, 2,4, ठीक है। यहाँ पर मिस टाइपिंग है, कोई ना कोई लेटर, ठीक है, इस तरह से आप देख लेंगे। तो इसका जो उत्तर बनेगा विकल्प नंबर 2 और 4 ये नहीं बना सकते। क्यों नहीं, क्योंकि एक में 2L आया है जबकि 4 नंबर में Y आया है। अगले प्रश्न में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें साथियों हमसे बोला गया है, कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में अगली आकृति ज्ञात कीजिए। बताइए इसमें अगली आकृति क्या होगी। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक शब्द को पकड़ लेंगे, किसको, एक को पकड़ लेंगे, जिससे हमारा उत्तर आ जाएगा। देखो साथियों, सबसे पहले तो आगे आने के लिए कुछ इस तरह का ये फॉर्मेशन होना चाहिए, इस तरह का होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखो, ये जो आपका कॉर्नर है, देखो यहाँ पर ये जो कट लगा है कॉर्नर का, ये कौन सी दिशा में है, इस दिशा में है। उसके बाद यहाँ पर ये कोने में आ जाता है, सेकंड में इस कोने में, तीसरे वाले में इसमें चला जाता है, कहाँ पर, इस वाले में, और चौथा वाला यहाँ पर चला जाता है। तो भैया 5वें वाला जो कॉर्नर आएगा वो कुछ इसी दिशा में आएगा। अगर चौथा यहाँ पर है तो आगे चल के इसमें पहुँचना चाहिए, इस कॉर्नर में, ठीक है, इस कॉर्नर में। तो मैं इस कॉर्नर में यहाँ पर पहुँचा रहा हूँ, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से अगर यहाँ पर है तो अगली बार में ये कट हमारा यहाँ पर आना चाहिए। तो इस कट के माध्यम से अगर हम देखते हैं, अगर हम लोग इस कट के माध्यम से देखते हैं तो देखो यहाँ पर ऊपर कट नहीं है, यहाँ भी ऊपर कट नहीं है और यहाँ भी नहीं है। तो हम 3 विकल्प काट सकते हैं, 1, 3, 5, जिसमें ऊपर कट नहीं है। इसके बाद भैया सर्कल को देख लो, दोनों में ऊपर सर्कल है तो यहाँ पर एक सर्कल रख दो, ठीक है, यहाँ पर आप लोग एक सर्कल रख दो। इसके बाद अब देखो कोई एक लेटर, जैसे प्लस को पकड़ लेते हैं। पहली बार में प्लस यहाँ पर था, अगली बार में ऊपर पहुँच गया, उसके बाद में फिर यहाँ पहुँच गया, फिर यहाँ पहुँच गया, तो अगली बार में प्लस यहाँ पर आना चाहिए, कहाँ पर, इस कॉर्नर में आना चाहिए ना दादा। आप बोलेंगे हाँ सर ये बात तो सही है, प्लस को कुछ यहाँ पर ले आते हैं। तो देखो यहाँ भाई 4 नंबर में देखेंगे ये तो माइनस है, तो ये गलत हो गया। उत्तर बन जाएगा विकल्प नंबर 2। क्या बन जाएगा साथियों, याद रखेंगे,
2 नंबर का विकल्प हमारा इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, एग्जाम के लिए पूछा जाएगा आप लोगों से, ठीक है। बहुत नहनी गलतियां होती हैं यहाँ पर और आप लोग बिल्कुल भी गलती नहीं करेंगे, ठीक है। सॉरी, चलिए अगले प्रश्न में, क्वेश्चन नंबर 15 में, क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया है अस्पताल, नर्स और मरीज, इनके बीच का सही वेन आरेख बताओ। कह रहा है अस्पताल, नर्स और मरीज आदि शब्दों के बीच में सही वेन आरेख ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले एक आरेख हम साथियों बना देंगे जो हमारा अस्पताल को दर्शाएगा। किसको? अस्पताल को, ठीक है। सबसे पहले अस्पताल को दर्शाएगा एक आरेख आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद साथियों अस्पताल के अंदर ही आपकी नर्सें होती हैं। क्या होती हैं? नर्सें होती हैं। इसके अलावा आगे क्या होते हैं? अस्पताल में ही भाइयों मरीज होते हैं। क्या होते हैं? मरीज। तो ये जो आरेख होगा वो कुछ इस तरीके से विकल्प नंबर सी में दिया गया है, यही हमारा सही उत्तर है। तो बोलेंगे क्वेश्चन नंबर 15 का जो उत्तर है, 15 का जो उत्तर है वो साथियों क्या बनेगा? सी बनेगा। इस बात को याद रखेंगे, अच्छे से याद रखेंगे। अस्पताल में नर्स भी आती हैं, मरीज भी आते हैं। तो साथियों आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। एक बार फिर से आपको जादुई आंकड़ा दिखा देते हैं। जादुई आंकड़ा यह है कि आप लोग चैनल को बिल्कुल भी सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। जिन साथियों ने नहीं किया है तो यार हाथ जोड़ के आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इस तरह की जब मेहनत लगती है ना क्लास में, जो एफर्ट लगता है, कभी आप बना के देखना, इसमें 7-8 घंटे की मेहनत लगती है। तो प्लीज़ यार आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा चार्ज नहीं है, बस इससे हमको मोटिवेशन मिल जाता है, ठीक है। मोटिवेशन मिल जाता है। और आप क्या कह सकते हैं, जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया है आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग सेशन को एक बार से लाइक कर दें, नए दोस्तों को अपने इस क्लास में जोड़ें। यदि वो यूपी पुलिस और आपके आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए बताओ कि हम यहाँ पर डेडिकेटेड तरीके से बिना भी एक भी दिन मिस किए क्या कर रहे हैं, आपको क्लासेस दे रहे हैं निरंतर। तो प्लीज़ यार आप लोग इसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। फिलहाल इतना ही आज की क्लास में। अपना ख्याल रखना, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।